हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तैयारी चल रही है कॉमर्स में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड ये तीन मेन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं, देखिए ज़रा। पहला क्वेश्चन है, कारखाना लागत एवं कार्यालय उपरिव्यय के योग को कहते हैं। द सम ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड इज कॉल्ड। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए या इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत अच्छे से कॉस्ट शीट आनी चाहिए। अगली स्लाइड में मैं आपको कॉस्ट शीट दिखा दूंगा, पर मोटे तौर पे ये होता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल, वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये आप जोड़ते हैं तो आपकी प्राइम कॉस्ट बनती है। प्राइम कॉस्ट के अंदर आप फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट बनती है। फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऑफिस के ओवरहेड जोड़ते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है। ज़रा इसके क्वेश्चन को देखें तो इसने कहा था फैक्ट्री कॉस्ट यानी ये वाली कॉस्ट और ऑफिस ओवरहेड यानी ये वाला खर्चा, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनेगा। अगर मैं इसे फॉर्मूले के तौर पे लिखूं तो फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आप अच्छे से जानते हैं केवल इस लाइन से, इस एक फॉर्मूले से हम तीन फॉर्मूले बना सकते हैं आगे पीछे करके। ऑफिस ओवरहेड को आप उधर भेज दो या फैक्ट्री कॉस्ट को इधर भेज दो, साइड चेंज करके टोटल तीन फॉर्मूले बन सकते हैं। ऐसे ही तीन फॉर्मूले इससे बन सकते हैं। तो आप ये टेबल जो मैं अगली स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। वेल, ये है, सबसे पहले आपको मटेरियल का कंजम्पशन कितना हुआ वो निकालना होता है और उसमें लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ने पर आपका प्राइम कॉस्ट आता है। सेकंड लेवल पे, सेकंड स्टेज पे आपका फैक्ट्री कॉस्ट आता है जिसे वर्क्स कॉस्ट, क्योंकि वर्क्स बनता है वर्कशॉप से, वर्कशॉप कॉस्ट आता है। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड जोड़ने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। उसके बाद अगर हम फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है और लास्ट में आके आपका टोटल कॉस्ट आता है। तो ये टेबल आप बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। इस वीडियो का भी पीडीएफ हमेशा की तरह आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपको डिस्क्रिप्शन से लेने में दिक्कत आ रही हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, कारखाना उपरिव्यय निम्न में से किसके बराबर होता है। अब देखो, वही क्वेश्चन एक तरह से उन्होंने घुमा के पूछ लिया। तो जैसे वापस अपन टेबल याद करें, इस बहाने चलो अपनी टेबल याद हो जाती है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, फिर डायरेक्ट वेजेस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। यहाँ तक तो आपकी मेन कॉस्ट या कहें प्राइम कॉस्ट आती है। प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट बनेगा। अब आप यहाँ पे थोड़ी देर फोकस कीजिए। आपने ये कहा कि प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट बनेगा। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। और आप ऐसा कर सकते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड को निकालने के लिए आप फैक्ट्री कॉस्ट में से प्राइम कॉस्ट को उधर ले जाके माइनस कर लो। तो ये हम कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है वो निकालने के लिए हमें फैक्ट्री कॉस्ट में से प्राइम कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। फैक्ट्री कॉस्ट माइनस प्राइम कॉस्ट, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शंस भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। वेल, ए आंसर है इसका। नेक्स्ट, ये आगे हिंट भी दे रखा है, वो तुम समझ जाओगे। वेल, ठीक है। आगे कहता है, एबीसी कंपनी ने 3 महीनों में निम्नलिखित प्रकार से कैसेट क्रय किए। इन्होंने जनवरी में 200 कैसेट परचेज़ किए हैं, फरवरी में 1000 कैसेट, मार्च में 800 कैसेट परचेज़ किए हैं। ये भी कहा है कि कंपनी ने 1600 कैसेट बेच दिए। देखो, इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने किस महीने में कितने कैसेट बेचे। इन्होंने ओवरऑल बताया कि ओवरऑल इन्होंने 1600 कैसेट बेचे। तो एक बुनियादी बात तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इन्होंने 200, 1000 और 800 कुल मिला के 2000 कैसेट खरीदे, और ये भी कि इन्होंने 1600 कैसेट बेच दिए, और ये भी कि इनके पास 400 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है। ये पहली बात है। आगे सुने क्या कहते हैं, यदि वेटेड एवरेज कॉस्ट, भारित औसत लागत प्रवाह कल्पना का प्रयोग किया जाए तो अंतिम स्टॉक का मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन बड़ा सरल है कि इनके पास 400 यूनिट या 400 कैसेट बचे हुए हैं, बताओ वो कितने के हैं। तो मैंने कहा सर मैं कैसे बताऊं। तो बोले आप इसके लिए वेटेड एवरेज मेथड की मदद लो। अब वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, तो जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट में वस्तु की कीमत और मात्रा दोनों का ध्यान दिया जाता है। तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। देखो, उन्होंने पहला लॉट है वो 20,000 में ख़रीदा है,
ये चाहते तो प्राइस दे सकते थे कि 200 कैसेट हैं, एक कैसेट का मूल्य लाइक 100 रुपया है, कह सकते थे, पर इन्होंने 200 कैसेट का सीधा वैल्यू दे रखा है, 1000 कैसेट का भी वैल्यू दे रखा है और 800 कैसेट का भी वैल्यू दे रखा है। आपने टोटल अमाउंट 1,76,000 रुपये खर्च किया है। 20 और 60, 80 और 96, 176,000 आपने खर्च किया है। और कि आपने 2000 यूनिट परचेज किए हैं, तो आपका यूनिट कॉस्ट यानी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, 30 से 30 हटा दिए तो 88 रुपी। आपका एक कैसेट 88 रुपये का है और आपके पास आज के दिन में 400 कैसेट हैं, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 352, तो आपके पास 35,200 रुपये का माल है। यानी वेटेड एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं, हमने कितना अमाउंट स्पेंड किया, हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की, इससे हम पर यूनिट कॉस्ट बना लेते हैं। उसके बाद जितनी यूनिट्स बची हुई हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सिंपली हमारे पास 35,200 रुपये का माल है। इसका आंसर बी रहने वाला है। आगे क्वेश्चन कहता है एक वस्तु की 200 इकाइयाँ बनाने की लागत 1600 है, लेकिन यदि इस वस्तु की 400 इकाइयाँ बनाई जाए तो लागत 2000 आती है, तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। ओके, तो आप आराम से सुनिए, पहले आप लिख लीजिए। पहले क्या था, पहले ये था कि आपने 200 यूनिट बनाए और ये कि आपका 1600 रुपये का खर्चा आया, ठीक है। फिर ये कि आपने अपना प्रोडक्शन डबल कर दिया, लेकिन गौर कीजिए, इसमें यही गौर करना होता है कि आपका खर्चा डबल नहीं हुआ है। अगर प्रोडक्शन इनका डबल हुआ है तो इनका खर्चा यहाँ पे डबल नहीं हुआ है। इसका मतलब ये जो कॉस्ट है वो पूरी तरह से वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। और एक और बात गौर कीजिए कि इनकी लागत अभी 1600 भी नहीं है। मतलब 1600 क्यों, अगर पहले भी लागत 1600 रुपये थी और अभी भी लागत 1600 होती तो मैं तुम्हें कहता कि ये फिक्स कॉस्ट है। यानी अगर आप बात समझ गए हों तो बात यह है कि ना तो इनकी कॉस्ट सेम की सेम रही, ना तो इनकी कॉस्ट एज इट इज़ रही, और ना ही इनकी कॉस्ट पूरी डबल हुई। तो ना तो प्योर वेरिएबल है और ना ही ये कॉस्ट प्योर फिक्स है। जब कॉस्ट ना तो वेरिएबल होती है ना फिक्स होती है तो वो होती है सेमी वेरिएबल। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कॉस्ट किस तरह की है। तो ये कॉस्ट सर सेमी वेरिएबल नेचर की है। अब जब ये फाइंड आउट हो जाता है तो फिर आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट वाला पार्ट अलग अलग कर सकते हो। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को लगाते हैं ऐसे, VCPU वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। उसमें देखा जाता है चेंज, ये कहते हैं डेल्टा, इसको डेल्टा भी पढ़ते हैं, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। कि सर क्या मतलब, आप ये गौर करो कि आपकी कॉस्ट में बदलाव तो आया है, कितना आया है। तो पहले आपकी कॉस्ट 1600 रुपये थी, अभी आपकी कॉस्ट 2000 है, तो आपकी कॉस्ट में 400 रुपये का बदलाव आया है। और यूनिट्स में बदलाव कितना आया है, पहले 200 थी अभी 400 है, तो यूनिट्स में बदलाव 200 आया है। तो यहाँ से निकल के आई 2 रुपये पर यूनिट। अब ये क्या निकल के आई, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपये निकल के आई है। हो सकता है आपसे ये पूछा जाता, पर इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे फिक्स कॉस्ट मांगा है, तो अब मुझे थोड़ा और बोलना पड़ेगा। देखिए, पहले सीज़न में 200 यूनिट बनाए गए थे, तो 200 यूनिट को बनाए जाने पे 400 रुपये इनकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसका मतलब 1200 रुपये की कॉस्ट इनकी फ़िक्स कॉस्ट होगी। हाउ डू यू नो दैट, मैं ये बात कैसे जानता हूँ, क्योंकि पहले सीज़न में इनकी कॉस्ट 1600 रुपये है। अगर 1600 रुपये में से 400 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है तो बाकी 1200 की कॉस्ट फिक्स कॉस्ट रही होगी। इन सेकंड सीज़न में इन्होंने 400 यूनिट बनाए हैं, 400 यूनिट बनाए हैं, तो उनकी 800 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट रही होगी और हमेशा की तरह 1200 रुपये की फिक्स कॉस्ट रही होगी। दैट इज़ वाई इनकी टोटल कॉस्ट 2000 रुपये आ रही है। तो मेरा आंसर क्रॉस चेक भी हो गया, मुझे बात समझ में भी आ गई। यानी मैं ये निकाल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मैंने सेमी वेरिएबल कॉस्ट को स्प्लिट कर दिया है, विभाजित कर दिया है। वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपये यूनिट और फिक्स कॉस्ट है 1200 रुपये। मुझसे ये पूछा गया था, इसका आंसर सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। खुद के क्वेश्चन की खुद ही तारीफ कर रहे हैं। सामग्री की एक मद से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं से आर्थिक आदेश मात्रा ज्ञात कीजिए। हिंदी इंग्लिश आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें सुना कीजिए, उसमें पढ़ा कीजिए। और मैं तो कहूँ अगर आप पढ़ाई करके बैठे हैं तो इस क्वेश्चन को अब आप
स्क्रीन पॉज कर लीजिए और आप इसका EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी खुद से निकालिए, ठीक है। और अगर बाय द वे नहीं आ रहा है या आंसर चेक करना हो तो आप सुनिए, अंडर द रूट 2COUI, ठीक है। व्हाट इट मीन्स, 2 से तो कोई सिंपल ही है, C से मतलब होता है कंजम्पशन, कंजम्पशन में होता है एनुअल कंजम्पशन। ध्यान देना, अगर आपको मंथली कंजम्पशन दे रखा हो तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका यहाँ पे आ गया एनुअल कंजम्पशन, मतलब आपको कितने यूनिट्स चाहिए, 3200 चाहिए। O मीन्स होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर हम एक बार ऑर्डर करेंगे और माल आएगा तो कितना रुपया लगेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है 150 रुपया। और UI से मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। चीज़ को अगर हम केयर करेंगे तो कितना रुपये लगेगा, तो देखिए हमारी प्रति इकाई लागत 6 रुपया है और सामग्री के रख रखाव की लागत जो है वो है 25%। यानी हम जो माल मंगाते हैं, समझ लो एक बिस्लेरी का बॉटल है, वो 6 रुपये का मंगाते हैं और उसको पूरे साल संभाल के रखने का कॉस्ट 25% आता है, तो 6 रुपये का 25% 1.5 रुपया होता है, तो यहाँ 1.5 रुपया आएगा, ठीक है। तो 1.5 से 150 सॉल्व हो गया, ये 100 हो गया, और 32 दूनी 64 हो गया, 64 के आगे 4 जीरो आ गया, और यहाँ पे सॉल्व करने पे 800 यूनिट्स आ गया। अब व्हाट इट मीन्स, हमें एक बार में 800 यूनिट मंगानी चाहिए। यानी सपोज़ कीजिए कि हम बिस्लेरी पानी का बॉटल बेचते हैं और हम साल भर में 3200 यूनिट बेचते हैं, तो हमें सारा माल एक साथ नहीं मंगाना चाहिए, हमें 800 यूनिट, फिर 800 यूनिट, फिर 800 यूनिट और फिर 800 यूनिट, इस तरह करके माल मंगाना चाहिए। इसका आंसर B होगा, ठीक है। आगे इसी क्वेश्चन का फॉलोअप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम है वापस। किसी वस्तु की वार्षिक मांग 3200 इकाइयाँ हैं, यूनिट कॉस्ट 6 रुपये है, जो माल का ढुलाई, माल उतरवाते हैं उसका या उसको संभालते हैं तो उस पर खर्चा आपका 25% है। एक बार माल खरीदने की लागत 150 रुपये है। इस बार इसने कहा आदेशों की संख्या निर्धारित कीजिए। वापस मैं अगर आपको बताऊं, EOQ, कुछ लोग इसका फॉर्मूला ये भी लगाते हैं 2RO/C, ये भी वही फॉर्मूला है, बदला हुआ नाम है, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे ने ये पढ़ रखा हो। R से मतलब होता है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट होता है। O से मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 है। और C से मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, तो हो सकता है आपको ये ज़्यादा अच्छा लगे, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 6 रुपये का 25%, दैट इज़ 1.5 रुपया। इसको सॉल्व करने पे 800 यूनिट आ गया, किस तरह, तो हमने पहले ही कर लिया था। अब आगे बात सुनो, हमें 3200 यूनिट की एनुअली ज़रूरत है, लेकिन हम एक बार में 800 यूनिट ऑर्डर करेंगे। यानी EOQ बताता है कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, बड़े ऑर्डर अच्छे रहेंगे, छोटे ऑर्डर अच्छे रहेंगे, या कितनी साइज़ का ऑप्टिमल ऑर्डर रहेगा। तो हम 800 यूनिट ऑर्डर करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें साल में 4 बार ऑर्डर देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा टोटल रिक्वायरमेंट ये है, और अगर हम 800 यूनिट मंगाएंगे तो हमें 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे। और कभी कभी वो ये भी पूछ सकता है कि एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना टाइम गैप होगा। तो चूंकि 12 महीने साल में होते हैं और अगर हम 4 ऑर्डर देने वाले हैं तो हम 3 महीने और में ऑर्डर देंगे, यानी हम क्वार्टरली ऑर्डर देंगे। हमारे ऑर्डर का साइज़ आ गया, नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया, एंड द टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स विल बी 3 मंथ, है ना। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो हो गया है, 4 आया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे कहता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग: वर्क्स कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेलिंग ओवरहेड। आपको इसने COGS निकालना है। देखो COGS क्या होता है कि आपने कितना माल बेचा। तो मैं कहता हूँ आपने कितना माल बेचा, पहले ये करो कि आपने कितना माल बनाया। तो ठीक है, आप माल कहाँ बनाओगे, फैक्ट्री में। तो सबसे पहले मैंने लिखी फैक्ट्री कॉस्ट। माल को बनाने में 2 लाख रुपए की आपकी मेन कॉस्ट आई, फैक्ट्री कॉस्ट। उसके अंदर ऑफिस से रिलेटेड, जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है, वो खर्चा आपका 1 लाख हुआ। तो 3 लाख रुपए का माल हमने बनाया। देखिए ज़रूरी नहीं होता है कि जितना माल हम बनाएं उतना ही माल बेचें, ठीक है। तो ये वो माल है जो हमने बनाया या बनाने पे हमने पैसा खर्च किया। इसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स माइनस करेंगे। लॉजिक क्या है, ये माल तो हमने इस साल बनाया, पहले का कितना माल पड़ा है, तो पहले का हमारे पास 10,000 का माल पड़ा है, और कितना माल हमारे पास रह गया, यानी कितना माल हम सेल नहीं कर पाए, तो 30,000 का माल हम सेल नहीं कर पाए। तो लॉजिकली क्या बात बनी
3 लाख का माल हमने इस साल बनाया, 10,000 का माल पहले का पड़ा था, तो हो गया टोटल 3,10,000 का माल। और 3,10,000 के माल में से 30,000 का माल हम नहीं बेच पाए। इट ऑल्सो मीन्स कि हम 2,80,000 का माल बेच पाए। तो COGS मतलब होता है जो माल हमने बेचा उसकी कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड का हम एडजस्टमेंट अभी नहीं करेंगे। सेलिंग ओवरहेड की कैलकुलेशन जो होती है वो कॉस्ट ऑफ सेल निकालते समय या टोटल COGS निकालने में काम आती है। इन्होंने हमसे सिंपली COGS बोला है। अगर टोटल COGS पूछे तो फिर आप सेलिंग ओवरहेड जोड़ देना। तो अभी के लिए इसका आंसर 280 रहेगा, इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और कोड का चुनिए। एक तरफ है वेजेस और सामने 4 ऑप्शन है, फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। तो आप जानते हैं जो डायरेक्ट वेजेस होती है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होती है, तो डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट में जाएगा। और मेरी आदत है कि मैं चारों नहीं मिलाता, मैं तो देखता हूँ केवल एक मिलाने से मेरा काम हो जाता है क्या एग्जाम में। तो मेरा ए के साथ 2 मैच हुआ है, नीचे ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला अभी ऑप्शन जिंदा है, ये वाला ऑप्शन जिंदा है, ये कट गया। अब लड़ाई बी और सी के बीच में रह गई है, अभी मैं आंसर नहीं दे सकता। सेकंड है सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग देखिए, कोई भी गुड्स होता है तो पहले उसकी एक मेन पैकिंग होती है कॉल्ड प्राइमरी पैकिंग। जैसे मान लो टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट एक ट्यूब में भरा जाता है, वो उसकी प्राइमरी पैकिंग है जो बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन उसके बाद उसको एक बॉक्स में या कार्टून में रखा जाता है ताकि उसे प्रॉपर ट्रांसपोर्ट किया जा सके, या उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके ऊपर होता है ना। आप टूथपेस्ट देखो, टूथपेस्ट के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ होता है, एक बॉक्स के अंदर आता है, वो बड़ा अट्रैक्टिव सा होता है। तो वो माल बेचने के लिए या माल सेफली कस्टमर के पास पहुंच जाए इसके लिए होता है। तो सेकेंडरी पैकिंग इज रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकेंडरी पैकिंग इज रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं अब ये कह रहा हूँ कि बी आपका 3 के साथ जाके टकराएगा, तो बी 3 के साथ टकराएगा। मेरा आंसर आ गया है, मुझे आगे के 2 नहीं भी आते होते तो मेरा काम चल जाता। बाय द वे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट वेरी इजी। प्लांट कहाँ होता है? फैक्ट्री में। तो उसका जो डेप्रिसिएशन है दैट विल बी नोन एज फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फैक्ट्री ओवरहेड की तरह ट्रीट होगा। तो सी आपका 1 के साथ हो गया ये, और मेरा आंसर कंफर्म हो गया। इसके बाद है लीगल एक्सपेंस। लीगल मैटर्स जो होते हैं वो ऑफिस में निपटाए जाते हैं, तो दिस इज रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो डी 4th के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर सिंपली बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट मटेरियल परचेज 1 लाख, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 90,000, डायरेक्ट लेबर 60,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवर 30,000। मैं पहले क्वेश्चन से ही बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कॉस्ट शीट बनानी आनी चाहिए, और कॉस्ट शीट के अंदर सबसे पहले होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब वो खर्चा जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से कनेक्टेड है। लेकिन जब हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं तो कई बार बच्चा ये भूल जाता है कि डायरेक्ट मटेरियल कौन सा, जितना मटेरियल हमने परचेज किया है, जितना हमने कंज्यूम किया। तो देखिए, आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप ये देखोगे कितना माल काम में आया। हो सकता है कि माल तो अपन ने बहुत सारा खरीद लिया हो, लेकिन कॉस्ट निकालने के लिए आपको ये निकालना होता है कि कितना मटेरियल आपने कंज्यूम किया। तो आपने 90,000 का मटेरियल कंज्यूम किया, 60,000 रुपये आपने लेबर्स को दिए, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर, और 20,000 के एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट। तो ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट। कि सर आपने इसको तो लिया ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इसके बाद आता है। अगर ये मुझसे फैक्ट्री कॉस्ट पूछता तो मैं 2 लाख रुपए आंसर देता, लेकिन अभी इन्होंने मुझसे मूल लागत पूछा था। तो क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना, आप हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन देख के गए हो, उसमें फैक्ट्री कॉस्ट पूछा हो। क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाए आपको वो करना है। तो प्राइम कॉस्ट आपका कितना? 1,70,000 रुपये रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है जिसका लोगो इस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट। उसके बाद आप वहाँ पे स्टोर में जाके इस कोर्स को सर्च कीजिएगा, यूपी टीजीटी प्रैक्टिस पेपर 2025। इस कोर्स में आपको 5,000 से भी ज़्यादा MCQ मिलेंगे। हमने चैप्टर वाइज MCQ प्रोवाइड करवाए हैं। उसके अलावा आपको उसके अंदर 50 सैम्पल पेपर मिलेंगे। तो पिछले 10 अटैम्प्ट में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह का लेवल आया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 50 सैम्पल पेपर्स डिज़ाइन किए हैं। ये सारे सैम्पल पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी वो क्वेश्चन हिंदी में भी हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा।
और अगर आप मोबाइल पे देखना चाहें तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और अगर आप टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी अगर उसे व्यू करना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल इसकी फ़ीस रखी गई है और आप आराम से इसमें से तैयारी करके आप मान के चलिए कि इन क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इतनी डिटेल्ड प्रैक्टिस करवाई गई है। तो ज़रूर एक बार प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी विश्लेषण एक स्टॉक नियंत्रण तकनीक है जिसमें एबीसी एनालिसिस, मैं आपको, आप ऑप्शन पढ़ लेना, मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ। देखिए, हमने मटेरियल कॉस्टिंग में सुना कि है ना, हमें रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना चाहिए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, ये सब कैलकुलेट करने चाहिए। यानी माल का स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, कब हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए, ये सब हमने सीखा। लेकिन हमें इतनी सावधानी हर तरह के माल पे रखने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ करो आपकी किराने की दुकान है, ग्रॉसरी स्टोर है जहाँ 2000 तरह के आइटम हैं, तो आप हर तरह के माल का इतना मटेरियल कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने स्टॉक को ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में छांटना पड़ेगा। यानी सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए ए कैटेगरी पे और सबसे कम फोकस करना चाहिए आपको सी कैटेगरी पे। यानी जैसे अभी समझो, आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, आपको पढ़ाई भी करनी है, मज़ा भी करना है, योगा भी करना है, घूमने भी जाना है, पार्टी भी करनी है, 50 चीज़ें हैं। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है, जिस पे ज़्यादा समय लगाना होता है, और कुछ पे आपको कम समय लगाना होता है। तो मटेरियल कंट्रोल की दुनिया में भी हमें हर तरह के स्टॉक के लिए इक्वल बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। जो माल क्वांटिटी में कम हो, अब मुद्दे की बात आ रही है, जो माल क्वांटिटी में कम हो और जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, हमें उस तरह के माल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ABC इसमें का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, यानी हमेशा जो बेटर आइटम है आप उस पर कंट्रोल करो, सारी छोटी मोटी आइटमों में माथा खपाने की ज़रूरत नहीं है। तो ABC एक टेक्निक है जिसमें स्टॉक को ABC सीरीज़ में वर्गीकृत किया जाता है, यहाँ तक सही है। लेकिन ये बात तो यहाँ पे भी लिखी हुई है। फिर जिसमें A उच्चतम मात्रा न्यूनतम मूल्य है, तो मैंने क्या कहा, A ऐसा है जिसमें मात्रा कम है और वैल्यू ज़्यादा है। A वो है जिसमें मात्रा कम है और मूल्य ज़्यादा है, तो इसका आंसर C है। यानी अगर मैं बिल्कुल एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम दूं, अगर आप किराने की दुकानदार हैं, अगर आपके दुकान पे बादाम भी रखे हुए हैं और नमक की थैली भी रखी हुई है, तो आपको बादाम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बादाम क्वांटिटी में कम होता है लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। नमक के 4 कट्टे कम या ज़्यादा आ गए, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बादाम 1-2 किलो ज़्यादा आ गई तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए ABC एनालिसिस में स्टॉक को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका C रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड से हम स्टॉक की वैल्यूएशन कर सकते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट से भी हम स्टॉक की वैल्यूएशन कर सकते हैं, वेटेड एवरेज से भी हम स्टॉक की वैल्यूएशन कर सकते थे। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि क्वेश्चन था जिसमें कैसेट मंगाए थे, 2000 कैसेट थे, 1600 बेच दिए थे, 400 बच गए थे, तो हमने वहाँ पे बचे हुए माल का वैल्यूएशन किया था विद द हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। लेकिन EOQ जो है ना, ये स्टॉक वैल्यूएशन मेथड नहीं है। ये एक चीज़ है, इससे ये पता लगता है कि हमें कितने यूनिट्स मंगाने चाहिए, यानी हमारे ऑर्डर का साइज़ क्या होना चाहिए, लेकिन इससे आप स्टॉक की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर D आएगा, EOQ। यानी जो आप पढ़ते हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ का क्या पर्पज़ है। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन के केस में FIFO से क्या होगा। अगर वस्तु के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ज़रा सोचिएगा, आप मान लीजिए गेहूं के व्यापारी हैं, पहले आपने गेहूं 20 रुपये किलो मंगाया, फिर गेहूं आपने 25 रुपये किलो मंगाया, फिर गेहूं 30 रुपये किलो मंगाया, फिर गेहूं आपने 40 रुपये किलो मंगाया। यानी मैंने ऐसी कंडीशन क्रिएट की है कि प्राइस इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है। तो FIFO में क्या होता है, FIFO का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारे पास, हम ये मानते हैं कि जो माल पहले आया था वो पहले वो निकल गया, यानी जब माल निकलेगा तो सबसे पहले ये वाला लॉट खाली होगा, या हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, FIFO में अजम्पशन लिया जाता है विच कम्स फर्स्ट दैट विल बी गोज फर्स्ट। उसके बाद जब हम माल बेचेंगे तो 25 वाला माल खाली रह जाएगा। उसके बाद अगर अपन ने माल बेचा तो 30 रुपये वाला माल
सेल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना माल रह जाएगा, 40 वाला रह जाएगा। यानी फीफो के केस में या फीफो का डिज़ाइन इस तरह का है कि जो माल पहले आया था वो पहले निकल जाता है, और इन्फ्लेशन के केस में यूँ कहें कि सस्ता माल जो पहले आया था वो निकल गया था और हमारे पास महंगा वाला माल रह गया। यानी अंत में हमारे पास महंगा वाला माल रह गया, यानी अंत में क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन ज़्यादा मूल्य पे होगा। अंत में क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन ज़्यादा पे होगा और इस वजह से हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। कि सर ऐसा कैसे? क्योंकि अगर आप क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन ज़्यादा मूल्य पे करोगे तो आपकी जो COGS है वो कम पे आएगी, और COGS कम पे आएगी तो आपका प्रॉफिट इवेंचुअली बढ़ेगा। ठीक है, अभी मैं इसमें लीफो का एग्जांपल नहीं दे रहा, आपको उलझ जाओगे, मैं जल्दी से दोहरा देता हूँ। फीफो में क्या होता है, सस्ता माल आया था, वो सस्ता माल पहले ही निपट जाता है। आपके पास एंड में जो अनसोल्ड माल होता है वो महंगा वाला माल होता है, तो उसकी आप वैल्यूएशन करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक का हायर वैल्यू आएगा। चूंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हायर आएगा तो आप COGS का फॉर्मूला जानते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो आपकी COGS जो आएगी वो कम आएगी, और COGS कम आएगी तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो आप पढ़ेंगे कि इससे क्या होगा, आपको क्लोजिंग स्टॉक और लाभ का उच्चतम मूल्य, सबसे उच्चतम मूल्य देखना पड़ेगा। अगर ये लीफो क्वेश्चन होता, यानी यही सारी लाइन होती, आंसर लीफो होता, तो आपको स्टॉक और प्रॉफिट का न्यूनतम मूल्य मिलता, लेकिन अभी आपको उच्चतम मूल्य मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल, कैलकुलेट री ऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहले आपको पता होना चाहिए री ऑर्डर लेवल क्या होता है। री ऑर्डर लेवल ये होता है कि हमें कब माल के लिए ऑर्डर कर देना चाहिए। सोचो, मैं अगर एक मोबाइल का दुकानदार हूँ तो जब मेरे पास सारे मोबाइल बिक जाएंगे तब मैं नए माल का ऑर्डर दूंगा क्या? क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा कि पहले मेरे पास मान लो 20 मोबाइल पड़े थे, वो पहले मैं 20 बेच लूँ फिर माल मंगाऊंगा, तो फिर क्या होगा, माल आने में 5 दिन 6 दिन लगेंगे। तो इन 5-6 दिन में कस्टमर आपके दुकान पे आएगा और खाली देख के लौट के चला जाएगा। इसलिए री ऑर्डर हमें टाइम पे करना चाहिए। तो री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। यानी ऑर्डर देते समय ग्राहक खाली ना जाए, इसलिए आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आप किस स्पीड से मोबाइल बेच रहे हैं, किस स्पीड से मोबाइल बेच रहे हैं। यानी जो भी आप चीज़ का धंधा कर रहे हो, आप किस स्पीड से माल बेच रहे हो उसमें मैक्सिमम स्पीड लेनी चाहिए, और माल आने में जो समय लग सकता है उसमें भी आपको मैक्सिमम समय लेके चलना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि माल आने में 5 से 7 दिन लगेंगे तो आपको 7 दिन पकड़ के चलने चाहिए। अगर आप कहते हो कि मोबाइल रोज़ 2 से 4 मोबाइल में बेचता हूँ तो आपको 4 मोबाइल की सेल मान के चलनी चाहिए। तो जैसे इनका कंजम्पशन है 100 से 200 यूनिट, यानी हर हफ्ते ये, सपोज ये मोबाइल ही हैं, हर हफ्ते ये 100 मोबाइल से लेके 200 मोबाइल तक बेचते हैं, तो इनको 200 लेके चलना चाहिए। और माल आने में यहाँ पे इनको पर डे देना चाहिए था, और माल आने में 14 से 28 दिन लगेंगे, तो आपको मैक्सिमम समय लेके चलना चाहिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 5600 यूनिट आएगा। ए इसका आंसर होगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था, सही कर दूंगा मैं PDF में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन मेथड। तो चूंकि आपको लग रहा होगा इसमें क्वेश्चन में बहुत वैरायटी आ रही है, इसलिए क्योंकि इस चैप्टर का नाम है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जैसे मैंने बताया कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो कुछ क्वेश्चन मटेरियल के आ रहे हैं, कुछ लेबर के आ रहे हैं, तो लेबर में और कभी ओवरहेड के भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे। तो लेबर टर्नओवर रेट का मतलब होता है कि किस स्पीड से लेबर हमसे अलग हो जाते हैं, और उसमें इन्होंने हमसे सेपरेशन मेथड ही चाहा है। कुछ बातें सुनते हैं, ये कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ, जब महीना शुरू हुआ तो हमारी फैक्ट्री में 450 लोग काम करते थे। एट द एंड ऑफ द मंथ, जब महीना ख़त्म हुआ तो 550 लोग काम करते थे। तो एक तो एवरेजिंग कर लो कि शुरू में 450 लोग थे, एंड में 550 लोग थे। इसका मतलब है कि हमारी फैक्ट्री में 500 लोग काम करते हैं, मोटे तौर पे हमारी फैक्ट्री में 500 लोग काम करते हैं। अब ये खुद बता रहे हैं कि महीने के दौरान 5 वर्कर छोड़ के चले गए, 20 वर्कर को हमने डिस्चार्ज कर दिया। तो ये बता रहे हैं कि 25 वर्कर हमसे अलग हो गए। अलग होने में 2 तरह से अलग होना होता है, या तो वो हमसे अलग हो जाए या हम उनको अलग कर दें। तो 5 वर्कर तो हमको छोड़ के चले गए और 20 वर्कर को हमने हटा दिया, तो 25 वर्कर हमको छोड़ के चले गए। ये बात भी लिखी हुई है कि इसमें से 10 वर्कर को रिक्रूट किया गया, जो गए थे उसकी जगह पे हमने 10 बुला लिए। तो ऐसे जो 10 वर्कर हमने मंगाए हैं उनको रिप्लेस्ड बोलते हैं। और ये भी बता रखा है कि
अच्छा, इन्होंने टोटल ये बताया कि हमने 125 लोगों को रिक्रूट किया। 10 को तो इसलिए किया कि जो छोड़ के चले गए उसके जगह 10 को रिप्लेस किया, और इसका मतलब है 115 हमने एडिशनल लेबर बुलाए। कि सर आप हमें क्यों बता रहे हो? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप देखो, आपके पास 450 लेबर थे। मैं इस क्वेश्चन को भी चेक कर रहा हूँ और आपको क्लोजिंग वर्कर निकालना भी बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में 450 वर्कर थे। अगर क्वेश्चन की माने तो 25 वर्कर हमसे अलग हो गए, तो आपके पास 425 वर्कर रह गए। 10 वर्कर उसकी जगह हमने बुलाए तो 435 वर्कर हो गए, और 115 हमने नए लोग बुलाए क्योंकि हमारे पास काम बढ़ गया होगा, तो हमारे पास 550 वर्कर हो गए। तो बिल्कुल सही है, हमारे पास ओपनिंग वर्कर भी आ गए, क्लोजिंग वर्कर भी आ गए, तो हम एवरेज निकाल पाएंगे। और अब लेबर टर्नओवर रेट हमें निकालना है और हमें सेपरेशन मेथड लगाना है। सेपरेशन मेथड में हम ये देखते हैं कि कितने लेबर हमसे अलग हो गए। तो हमसे 25 लेबर अलग हो गए, डिवाइडेड बाय हम करते हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 500, तो 25 बटा 500 सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो कट गया, 5%। ये आया है रेट 5%। और थोड़ा मैं आपको टेक्निकल होकर बताऊं तो ये रेट आया है 5% पर मंथ। ये बहुत ज़्यादा रेट है। मतलब सर 5% पर मंथ कहाँ से आया? क्योंकि इन्होंने मंथली एनालिसिस किया है। तो कभी कभी हो सकता है कि व्हाट इज़ द लेबर टर्नओवर रेट पर एनम, तो पर एनम अगर पूछी होती तो इस क्वेश्चन में पूछी होती तो मल्टीप्लाई 12 हो जाता। ठीक है, अभी आप उस पर मत ज़्यादा उलझो, वैसे होशियार बच्चा समझ ही गया होगा। कुल मिला के हमने जो लेबर हमसे अलग हुए उनको ले लिया और जितने एवरेज वर्कर हैं वो ले लिया, तो हमारा 5% का जो रेट आया है वो आ गया लेबर सेपरेशन मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। A worker is allowed 60 hours to complete the job on a guaranteed wage of 12 per hour. He completed his job in 50 hours. Under the Rowan plan, how much wages he will get? Well, एक वर्कर आया हमारे पास, हमने कहा भाई देख ले, ये सोफ़ा तेरे को बनाना है और तेरे को 60 घंटे में सोफ़ा बना देना है। सपोज़ करो हम कारपेंटर हैं, हमने उससे 60 घंटे का हमने उसको समय दिया। वो बंदा काम का बहुत होशियार होगा, उसने 50 घंटे में काम कर लिया। तो हमने उसको टाइम अलाउ किया 60 आवर, और उसने जो टाइम लिया वो है 50 आवर, तो उसने 10 आवर हमारे बचा लिए, 10 आवर उसने सेव किए। ठीक है, अब पहली बात तो उसने 50 घंटे काम किया है, उस 50 घंटे के लिए तो मैं 12 रुपये के हिसाब से 600 रुपये दूंगा ही दूंगा। उसने अच्छा काम किया है तो मैं उसको एफिशिएंसी बोनस दूंगा। एफिशिएंसी बोनस कैसे निकालते हैं? उसके प्लान है हॉलसे, रोवन, इमर्सन। उसमें जो रोवन का प्लान है वो क्या है? और रोवन कहता है कि आप देखो उसने कितना टाइम सेव किया, उसको कितना टाइम अलाउ था, कितना टाइम उसने लिया, मल्टीप्लाई RPH, यानी उसने कितने घंटे सेव किए 10, उसको अलाउ कितने थे 60, उसने कितना समय लगाया 50, और RPH कितनी है इस क्वेश्चन में 12। बस आप सॉल्व कर लो, ये 12 पंजे 60, ये 10, 100 रुपये। तो मैं खुश होकर उसको 100 रुपये का एफिशिएंसी बोनस दूंगा। चूँकि उसने हमारी संस्था के 10 घंटे बचाए, देखा जाए तो उसने हमारी संस्था के लगभग 120 रुपये बचाए, तो 120 रुपये में से 100 रुपये मैं उसको दे दूंगा, तो मैं उसे 700 रुपये दूंगा, 700 रुपी दूंगा उसको। तो इसका आंसर बी होगा। चलिए, ओवरहेड रेफर्स टू, ओवरहेड किसको दर्शाते हैं? तो देखिए, जनरली अपन कोई चीज़ बनाने जाते हैं, मान लीजिए मैं एक सोफ़ा ही बनाऊं, तो सोफ़ा बनाने के लिए लकड़ी चाहिए और उसे बनाने वाला लेबर चाहिए। इन दोनों के अलावा आपका जो भी खर्चा आएगा ना, वो सारा का सारा ओवरहेड कहलाता है। मटेरियल, लेबर, और अगर उससे कोई डायरेक्ट जुड़ा हुआ है खर्चा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ दो, उसके बाद जो भी खर्चा आएगा वो सब ओवरहेड है। तो ओवरहेड डायरेक्ट या प्राइम कॉस्ट को रेफर करता है? नहीं, ये सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को बताता है। बिल्कुल हाँ, यानी इसे यूँ बोला जाता है टेक्निकली, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जॉइंटली नोन एज ओवरहेड। तो ये आपका ओवरहेड का फॉर्मूला हो गया। और इसी में अगर आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ये सब आप कहो तो ये प्राइम कॉस्ट हो गया। और अगर दूसरे वर्ड्स में कहो तो यूँ भी हो गया कि प्राइम कॉस्ट के बाद जितना भी खर्चा होता है वो सब ओवरहेड होता है। और अगर आप टेबल को देखा होगा तो ओवरहेड ही होता है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, एक सीक्वेंस के हिसाब से हम कॉस्ट शीट में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसका आंसर है ओवरहेड मीन्स ऑल काइंड ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
if sale price of a product is 25,000, selling and distribution expense is 4,000, profit is 25% on cost, then the cost of production will be. well, हम आराम से क्वेश्चन को समझें. जनरली हमें पता है अगर हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. उसके बाद हम अपना सेलिंग ओवरहेड जोड़ते हैं तो हमारे पास आती है टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट के बाद आती है सेल्स और फिर हमारा आता है प्रॉफिट. तो आप इस टेबल में देखो क्या क्या आपको पता है. आपको ये पता है कि आपने प्रोडक्ट को 25,000 में बेचा और डेफिनेटली बेचा है तो कमाया भी होगा. चलो मैं कमाई की बात कर लेता हूँ. हमने कमाया है 25% ऑन कॉस्ट. 25/100 करें तो मीन्स हो गया 1/4 ऑन कॉस्ट. इसका एक मतलब ये भी होता है 1/5 ऑन सेल्स. मैंने बहुत बार बताया है 1/4 ऑन कॉस्ट यानी 4 रुपये की कॉस्ट पे आप 1 रुपये कमा रहे हो यानी 5 रुपये में बेच रहे हो यानी आप 1/5 ऑन सेल कमा रहे हो. तो 25,000 पे आप 1/5 अप्लाई करोगे तो आपका सिंपली 5,000 रुपये आ जाएगा प्रॉफिट. ओके, मैं क्या बोला, 25,000 रुपये आपने सेल की है, 5,000 आपने प्रॉफिट कमाया है. इसका मतलब आपकी टोटल कॉस्ट 20,000 रुपये रही होगी. लेकिन इन्होंने हमसे टोटल कॉस्ट नहीं पूछी है. अब इन्होंने ये भी बताया कि माल को बेचने में 4,000 का खर्चा हुआ. अब आप लॉजिक से भी कर सकते हो कि 20,000 रुपये हमारी टोटल कॉस्ट रही है, उसमें 4,000 की कॉस्ट तो सेलिंग से रिलेटेड है. इसका मतलब 16,000 की कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड रही होगी. आपको समझ आ गया, पर मैं फिर भी बोलता हूँ हमने 25,000 में माल बेचा था, उसकी कॉस्ट 20,000 थी. 20,000 में से 4,000 तो उसकी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट थी. इसका मतलब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 16,000 रुपये रही होगी. तो आप टेबल बना के या लॉजिक से जिससे में आप कंफर्टेबल हों आप आंसर निकालेंगे 16,000 रुपये. वेल, अगला क्वेश्चन कहता है EOQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक सूत्र का प्रयोग निम्नांकित को ज्ञात करने हेतु किया जाता है. एक क्वेश्चन आया था जिसमें 3200 हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट थी और हमने 800 यूनिट ऑर्डर किए. तो 800 यूनिट हमारे पास आएंगे और वो धीरे धीरे हमारे पास कंज्यूम होंगे. तो हम EOQ में जब 2 डिवाइड कर देते हैं, EOQ को 2 से डिवाइड कर देते हैं और इसमें अगर हम सेफ्टी स्टॉक ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एवरेज स्टॉक. यानी वो स्टॉक जो हम ऑन एन एवरेज मेंटेन करते हैं. एक होता है स्टॉक का मैक्सिमम लेवल, एक होता है स्टॉक का मिनिमम लेवल और एक होता है एवरेज स्टॉक लेवल. तो EOQ/2 कई बार इससे भी चल जाता है और अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक गिवन हो तो उसे जोड़ने से क्रिएट होता है आपका एवरेज स्टॉक लेवल. ठीक है, तो इसका आंसर बी रहेगा. ठीक है, इसके बाद देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स. तो ये तो हमने टेबल से याद किया ही था कि फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर अगर हम ऑफिस ओवरहेड को जोड़ दें तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा. इसे फॉर्मूले फॉर्म में लिखें, फॉर्मूले के तौर पे लिखें तो फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो मैंने अब इसमें देखा तो मुझे क्वेश्चन ये दिखाई नहीं दिया मुझे, मतलब ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा कि फैक्ट्री कॉस्ट. अच्छा, दिख रहा है ना फिर ये रहा फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड. ऑफिस ओवरहेड की जगह एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, कोई बात नहीं, ठीक है. कारखाना लागत प्लस प्रशासनिक उपरिव्यय, सी इसका आंसर है. स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखना चाहते हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अभी हमारे ऐप पे जाइए और हमने ये कोर्स डिज़ाइन कर रखा है. इस कोर्स को आप परचेज कीजिए. इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 50 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे. यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हैं, जो उनका पैटर्न रहा है, उस पर हमने सैम्पल पेपर्स क्रिएट किए हैं. आप वो सैम्पल पेपर्स कीजिएगा, ठीक है. इसके अलावा हमने उस कोर्स में हर चैप्टर के 100 से भी ज़्यादा MCQ दे रखे हैं और जहाँ जहाँ आवश्यक है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रखा है ताकि आप आराम से अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें. ये सारा का सारा कंटेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो कोई भाषा का बैरियर नहीं है. आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है. साथ ही साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मोबाइल में स्क्रीन छोटे में दिक्कत आती है, तो अगर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट है तो आप उस पर भी हमारा कंटेंट व्यू कर सकते हैं. हम हार्ड कॉपी फैसिलिटी नहीं देते, लेकिन आप बड़ी स्क्रीन पे आप आराम से हमारा कंटेंट देख सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. और हमने प्रीवियस ईयर के लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया है. बहुत ही रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है. अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर आपको ये कोर्स हमारे ऐप से लेना चाहिए. चलिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्ट्री कॉस्ट इज द सम ऑफ. अब फैक्ट्री कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं. हमारी पहले प्राइम कॉस्ट आती है,
प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ते हैं तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आती है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ कि फैक्ट्री कॉस्ट, ये जो लिखा हुआ है, फैक्ट्री कॉस्ट इज द सम ऑफ प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। आसान क्वेश्चन था। रॉ मटेरियल और लेबर को जोड़ेंगे तो नहीं, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ेंगे तो हाँ डेफिनेट बात है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, बी आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन पहले आ रखा है, ठीक है, चलो कोई नहीं। आगे करते हैं क्वेश्चन। द फैक्ट्री ओवरहेड विल बी इक्वल टू, वाह अब तो लड्डू लड्डू क्वेश्चन देने लग गया। वापस देखो, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा तो आया फैक्ट्री कॉस्ट। फॉर्मूला बनाए तो कैसे बना, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। अब मैंने हमेशा कहा है कि एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले डिज़ाइन करो, तो अब आप अगर फैक्ट्री ओवरहेड को अपनी तरफ रखोगे तो आप फैक्ट्री कॉस्ट में से प्राइम कॉस्ट हटा दीजिए। तो आप ये कह सकते हैं कि फैक्ट्री कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट के बीच का जो अंतर होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दे सकता है, फॉर्मूले को अंकों के रूप में दे सकता है, उसी चीज़ों को वो शब्दों के रूप में दे सकता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट का अंतर। डी आपका बिल्कुल फैक्ट्री कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट का अंतर, ये बिल्कुल सही है, कारखाना लागत और मूल लागत का अंतर। यहाँ पे भी दे रखा है लेकिन ये उल्टा दे रखा है ना, एकदम से पसंद मत कर लेना उल्टी चीज़ को। आगे कहते हैं, द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट, डिविडेंड, डायरेक्टर्स फीस, एडवर्टीजमेंट, पावर एंड फ्यूल। तो पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री ओवरहेड है, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग ओवरहेड है, डायरेक्टर फीस ऑफिस ओवरहेड है, लेकिन डिविडेंड जो है वो फाइनेंशियल ओवरहेड होता है। इसको आप 2 नाम से पुकार सकते हैं, डिविडेंड हम प्रॉफिट कमाने के बाद देते हैं, ये फाइनेंशियल ओवरहेड है, या इसको नॉन कॉस्ट ओवरहेड भी कहते हैं। तो डिविडेंड को कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं जोड़ा जाता, ये कॉस्ट का भाग नहीं होती, ये सब में हमारा खर्चा होता है, ये सब कॉस्ट है, ये हमारी कॉस्ट नहीं है। ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है, ensuring the safety, health and welfare of the employee is the primary purpose of which one of the following act? कर्मचारी की सुरक्षा, कर्मचारी का स्वास्थ्य, कर्मचारी के कल्याण को सुरक्षित करना किस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य है? 4 ऑप्शन हैं, आप रोक के इसको पॉज कीजिए। कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948 का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी सुरक्षित रहे, उसकी स्वास्थ्य दशाएं ठीक रहे, उसका अधिकतम कल्याण हो। फैक्ट्री एक्ट 1948। अगला क्वेश्चन कहता है, एज पर द फैक्ट्री एक्ट, कारखाना अधिनियम के अनुसार यदि कोई श्रमिक दिन में इतने घंटे से ज़्यादा घंटे काम करता है तो उसे उन घंटों के लिए डबल रेट से भुगतान किया जाएगा, या यदि कोई कर्मचारी सप्ताह में इतने घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उस घंटे के लिए उसे दुगनी दर से काम दिया जाएगा। तो अगर कोई वर्कर एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम करता है या एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उन एक्स्ट्रा घंटों के लिए उसको डबल रेट से पेमेंट मिलेगा। तो डेली में 9 घंटे, वीकली 48 आवर्स से ज़्यादा, तो 9 and 48 इसका आंसर होगा। ये फैक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट? बैड डेब्ट्स, कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑफिस चार्जेस या ऑफिस एक्सपेंसेस। बैड डेब्ट्स को सेलिंग ओवरहेड मान लिया गया है कि ये सेल से संबंधित खर्चा है। फ्री सैंपल भी हम प्रमोशन के लिए करते हैं तो ये भी सेल से संबंधित खर्चा है। और ऑफिस का खर्चा तो ऑफिस का ओवरहेड है ही। इंटरेस्ट ऑन लोन को अभी कॉस्टिंग ओवरहेड नहीं माना जाता, इसे भी फाइनेंशियल ओवरहेड मानते हैं। हालांकि ये बहुत समय से बहस चली जा रही है कि इंटरेस्ट भी लागत का हिस्सा होती है या नहीं होती है, उसको लेके अलग अलग विचारधाराएं हैं, पर अभी तक इसके ऊपर सहमति नहीं बनी हुई है। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी भी कॉस्ट शीट के बाहर रखा जाता है, ये फाइनेंशियल ओवरहेड है। इसका आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है, कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू, कन्वर्जन में होता क्या है? रॉ मटेरियल को हम अगर फिनिश गुड्स में बदल दें तो वो है कन्वर्जन। तो ये किसकी मदद से होता है? इसके लिए आपको चाहिए वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड। तो वेजेस को और फैक्ट्री ओवरहेड को कंबाइंडली कहा जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। रूपांतरण, रूप में चेंज ला दे। तो मटेरियल कॉस्ट एंड वेजेस गलत, क्योंकि मेरे ऑप्शन क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जो बदल देगा वो है वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड। ये वाला सही ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है।
ठीक है, ध्यान से ऑप्शन पिक करना ना, मिलते जुलते हैं, घबरा नहीं आना, सी आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कॉज ऑफ आइडल टाइम। देखिए आइडल टाइम होता है जब वर्कर कोई काम नहीं करता। मैं आपको ऑप्शन में ही देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्रमिकों द्वारा कारखाने के मुख्य द्वार और उनके काम के स्थान के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समय। ये समय आप मान के चलिए खराब होगा ही होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप कभी किसी बड़े कारखाने में जाओगे तो उसमें पहले एक बड़ा सा गेट होता है, उस बड़े से गेट में एक छोटा सा गेट होता है, वो छोटे से गेट से वो बंदा एंट्री करता है, अटेंडेंस पे साइन करेगा और मेन मशीन तक पहुंचेगा। हो सकता है उसे आने में 5 से 7 मिनट लगें। ये टाइम खराब होगा ही होगा एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। आगे बात करते हैं। एक कार्य के ख़त्म होने और अगले कार्य की शुरुआत के बीच में गंवाया गया समय। अब वो फैक्ट्री, उसने बंदे ने अपने औजार उठाए, काम करने लग गया, 2 घंटे 2.5 घंटे काम किया, काम ख़त्म करके वो अपने फॉरमैन को या सुपरवाइज़र को बताएगा सर ये काम ख़त्म हो गया है, अब दूसरा काम बताओ। तो जब तक वो दूसरा काम उसके लिए निकाला जाए तब उसमें भी 5, 10, 15, 20 मिनट ख़राब होंगे ही होंगे। कितने ही FW टेलर आ जाएं, कितना ही साइंटिफिक मैनेजमेंट हो जाए, कुछ समय वहाँ पे भी ख़राब होगा ही होगा। ये भी नॉर्मल है, एक काम और दूसरे काम के बीच में लगने वाला समय। अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समय बिताना, जैसे दोपहर का भोजन, चाय आदि लेना। देखिए बंदा है, मशीन तो है नहीं, थकेगा, थोड़ी देर रेस्ट भी करेगा, लंच भी लेगा, चाय भी पिएगा, वॉशरूम भी जाएगा, ये उसकी पर्सनल नीड्स हैं। इसमें भी समय थोड़ा बहुत ख़राब होगा, उतनी देर में प्रोडक्शन नहीं होता, इसको निष्क्रिय समय बोलते हैं। आइडल टाइम मतलब निष्क्रिय समय, ये सब भी नॉर्मल है। मशीन का टूट जाने पर भी वो निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। आप बात समझिए, ये तीनों चारों रीजंस में क्या है, प्रोडक्शन नहीं होगा, ये सारा का सारा आइडल टाइम है, लेकिन ये आइडल टाइम होने का एब नॉर्मल रीज़न है। इसने यही पूछा है कि कौन सा निष्क्रिय का असामान्य कारण है। मशीन रोज़ रोज़ नहीं टूटती, ये तीनों में तो रोज़ रोज़ समय खराब होगा ही होगा, चाहे कितना ही फॉरमैन और सुपरवाइज़र निगरानी कर लें, ये अनअवॉइडेबल है। लेकिन मशीन का टूट जाना ये एबनॉर्मल रीज़न ऑफ आइडल टाइम है। ठीक है, वेल आगे क्वेश्चन कहता है, ओ बाप रे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द लीफो मेथड। ये क्वेश्चन लीफो मेथड का है, इसलिए कठिन नहीं है, इसमें इन्होंने सीक्वेंस दे रखा है, आने और जाने का सीक्वेंस दे रखा है। तो मैं आपके लिए एक पूरी टेबल बनाता हूँ। इसमें देखो, सबसे पहले आपको तारीखें नोट करनी पड़ेगी ना। ये है 1 जनवरी, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 2 जनवरी, 2 के बाद मैं लिख रहा हूँ 5 जनवरी, 5 के बाद मैंने लिखा 12 जनवरी, और 12 जनवरी के बाद लिखा मैंने 18 जनवरी को। अब देखो किस दिन क्या हो रहा है। सबसे पहले 1 जनवरी को आपके पास 50 यूनिट पड़े हैं और आपके पास 200 रुपये का माल पड़ा है। याद रखिएगा, पहले दिन आपके पास 200 रुपये का माल पड़ा है। 2 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को आपने 30 यूनिट इसमें से दे दिए। इशू लिखा है ना, इशू मतलब दे दिए। आप कौन हो, आप स्टोर कीपर हो जो स्टोर को संभालता है। अब क्या हुआ, अभी 30 यूनिट आपसे मांगे गए तो आपने दे दिए, फैक्ट्री भिजवा दिए, 30 यूनिट आपने भिजवा दिए। आपका चूंकि यही माल था, कोई चॉइस ही नहीं है, आप इस माल में से आराम से आप 30 यूनिट दे दो। आपने 120 रुपये का माल दे दिया, 50 यूनिट में से 30 यूनिट चले गए, अब आपके पास 20 यूनिट बचे हैं, आपके पास 80 रुपये का माल पड़ा है। 2 जनवरी कंप्लीट हो गई है। 5 तारीख को क्या हुआ, 5 तारीख को रिसिप्ट हुई, यानी आपके पास 100 यूनिट बाज़ार से आए, 100 यूनिट आ गए, आपके पास 500 रुपये का माल आ गया। अब आपके पास 2 वैरायटी का माल है, आपके पास 4 रुपये वाला माल है जो पहले का पड़ा है, और आपके पास अभी 5 रुपये वाला माल और आ गया, और आप ये कह सकते हो आपके पास 580 रुपये का माल है। सर 580 कैसे आया, 80 रुपये का माल तो पहले ही था, 500 का माल और आ गया तो 580 का माल आ गया। अब 12 तारीख आई, 12 तारीख को क्या हुआ, 12 तारीख को फिर से माल आया, अपने पास पहले ही माल बहुत पड़ा था, फिर और मंगा लिया, चलो ठीक है, 900 रुपये का माल और आ गया। तो मेरे पास ये 20 यूनिट हैं, ये 100 यूनिट हैं, और उसके बाद अभी फिर 200 यूनिट आ गई। 4 रुपये वाला माल, 5 रुपये वाला माल, और अब मेरे पास 4.5 रुपये वाला माल आ गया। 580 और 900 ये हो गया 1480 रुपये। मेरे पास 1480 रुपये का माल पड़ा है। ये जो बन रही है ना, इसको स्टोर लेजर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मेथड होता है इसको परपेचुअल मेथड बोलते हैं। इसमें लगातार कंटिन्यूअस स्टॉक कैलकुलेशन हो रही है, लगातार हर मोमेंट पे स्टॉक कैलकुलेशन हो रही है। जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है ना, हर टाइम चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहता है। अब 18 जनवरी को
150 यूनिट इशू किए गए। हमारे पास फैक्ट्री से रिक्वेस्ट आई और हमने 150 यूनिट इशू कर दिए। तो देखो, अगर फीफो मेथड होता तो मैं ये वाला माल देता, लेकिन ये लीफो मेथड है तो मैं ये वाला माल दूंगा। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन, जो लास्ट में आया था मुझे वो देना है, तो मैं 4.5 रुपये वाला माल दूंगा। तो ये 150 इंटू 4 675 रुपये का माल मैं दे दूंगा। आप गौर कीजिएगा, मैंने ये वाला माल दे दिया है। तो अब मेरे पास क्या पड़ा है, मैं आपको नॉलेज के लिए बताऊं। मेरे पास ये 20 यूनिट अभी भी पड़े हैं, ये 100 यूनिट अभी भी पड़े हैं, और इन 200 में से भी 50 यूनिट मेरे पास अभी तक पड़े हैं, और 1480 में से मैं 675 का माल दे चुका हूँ। तो मेरे पास 805 रुपये का माल अभी भी पड़ा है। आप क्रॉस चेक कर सकते हो आंसर, मेरे पास अभी भी 805 रुपये का माल पड़ा है। ये लीफो मेथड था, ये स्टोर लेजर थी, और ये निरंतर गणना विधि थी। बस 2 क्वेश्चन और हैं। वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग प्रोसेस इज 20% ऑफ इनपुट। व्हाट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर 100 kg ऑफ आउटपुट। सपोज कीजिए एक होता है पत्थर और एक होती है मूर्ति, मान लो, और ऐसा है कि हम अगर 100 किलो का पत्थर है उसमें से मूर्ति तराशेंगे तो 80 किलो की मूर्ति निकलेगी। कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि 20% नुकसान हो जाता है। इन्होंने खुद ने बोला है कि हम जब प्रोसेस में माल डालते हैं तो माल डलेगा कम, और जो फाइनली मतलब माल जो डलेगा, जो फाइनली निकलेगा वो कम निकलेगा। ये आपको रिलेशन समझ में आ गया कि अगर आप 100 किलो डालोगे तो बाद में 100 इनपुट डालोगे 100 किलो तो आउटपुट निकलेगा 80 किलो। अब मुसीबत ये है कि इनको 100 किलोग्राम माल तैयार करना है, इनको 100 किलोग्राम माल चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 100 से ज़्यादा आंसर डालना पड़ेगा। तो ये 80 कट गया, ये कट गया। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये ना मैं यहाँ सर 120 किलो डालूँ या 125 किलो डालूँ। तो यहाँ आपको समझना है कि आपको 100 किलो का आउटपुट हासिल करना है, और आपका आउटपुट 80% को रिप्रेजेंट करता है। तो आप 100 किलो बटा 80 इंटू 80% है ना, तो 80/100 है। 80/100 है तो ऊपर जाके 100 ऊपर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, 20 × 5 100, 20 × 4 80, 125 किलो। यानी बात यह है कि 100 किलो का फाइनल आउटपुट पाने के लिए आपको 125 किलो का इनपुट करना होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो जनरल मैथ्स का भी है, समझ लीजिए, आराम से कर लेंगे। आखिरी क्वेश्चन, ये भी टफ क्वेश्चन है। एक कारखाने में निर्मित उत्पाद की प्रति इकाई लागत 160 रुपये आई जब उत्पादन 10,000 इकाइयाँ हुआ। अब उत्पादन में 25% की वृद्धि होती है तो उत्पादन की लागत कितनी होगी? ठीक है, आप बात समझिएगा। ये इसको फर्स्ट सीज़न कह लेते हैं। फर्स्ट सीज़न में इन्होंने 10,000 यूनिट बनाए, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है 10,000 यूनिट बनाए, और इनकी जो कॉस्ट आई है वो आई है 160 के हिसाब से। क्या किया सर मैंने? 160 के आगे 4 जीरो लगा दिए, तो कितना हो गया? 16 लाख। ओके, वापस बोलता हूँ। हमने फर्स्ट सीज़न में, फॉर एग्जांपल 2024 में 10,000 यूनिट बनाई थी, 160 रुपये के हिसाब से हमारी 16 लाख की लागत आई थी। इस 16 लाख की लागत में से हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग कर रहे हैं। इन्होंने बताया 75% लागत वेरिएबल कॉस्ट थी, तो इसका 75%, 12 लाख की कॉस्ट तो इनकी वेरिएबल कॉस्ट थी, और बाकी 4 लाख की कॉस्ट फिक्स कॉस्ट थी। अब क्या हो गया? अब ये है कि इन्होंने कहा कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। इंसान का सेल बढ़ता है और इंसान बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करता है, तो अब ये 12,500 यूनिट बनाने जा रहे हैं। चूंकि ये ज़्यादा प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो इनकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, इसीलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि उसमें वेरिएशन आएगा। ये जो कॉस्ट है अब आपकी 16 लाख रुपए आएगी। कि सर कैसे पता? पहले 12 लाख आती थी, अब आप 25% एक्स्ट्रा उत्पादन करोगे, तो 12 लाख का 25% कितना होता है? 12 लाख का 25% होता है 3 लाख, नहीं तो ये 15 लाख आएगी। हाँ, तो ये आपकी 15 लाख की कॉस्ट आएगी। और ये फिक्स कॉस्ट जो पहले 4 लाख आती थी वो बाद में भी 4 लाख आएगी। फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है तो प्रोडक्शन बढ़ने पर उसमें चेंज नहीं आएगा, तो आपकी कॉस्ट जो हो गई वो 19 लाख रुपए हो गई। आपकी जो कॉस्ट हो गई वो हो गई 19 लाख। आपने ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, बढ़ के आपकी कॉस्ट 19 लाख हो जाएगी। और 19 लाख में आपने कितनी यूनिट पैदा की है? आपने 12,500 यूनिट पैदा की है।
अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट करें, उसके बाद 5 का डिवाइड करें 25, यहाँ 25 और यहाँ 5 × 15 और 40, 5 × 40 और 2 जीरो और फिर 5 से डिवाइड करें, यहाँ पे 5 से 35, 30, 760, फिर 5 से डिवाइड करें, 5 × 5 5 × 25, 152 रुपये। ठीक है, ये आप इसको लास्ट में ले यहाँ कर लो, 760/5, 152 रुपये पर यूनिट। वेल, इसका आंसर सी होगा। अब इसमें एक समझने जैसी बात भी है, पहले आपकी कॉस्ट कितनी आती थी, 160 रुपये पर यूनिट, लेकिन जैसे ही आपने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन किया, तो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने पर आपकी कॉस्ट आ रही है 152 रुपये। तो ऐसा होता है, इसीलिए जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, बल्क में परचेस करते हैं, उनकी कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। जब उनकी कॉस्ट कम हो जाती है तो वो सस्ते में भी बेच पाते हैं। सस्ते में भी बेच पाते हैं तो पहले ही वो बड़े प्लेयर हैं, सस्ते में बेचते हैं तो उनका धंधा और बढ़ता है। तो इसीलिए क्या होता है, बड़ा प्लेयर बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करके बड़ा होता चला जाता है, और जो छोटा व्यापारी है वो कम लेवल पे उत्पादन करके अपनी लागत को बढ़ा कर मार्केट से आउट होता चला जाता है। ठीक है, ये कॉस्टिंग है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, चलिए, होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए, ठीक है।